एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, टाइप ऑफ रिसर्च। इससे पहले हमने रिसर्च का मतलब समझा था, मीनिंग क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस समझी थी, ठीक है, इसकी प्रोसेस समझी हमने, इसके ऑब्जेक्टिव समझे हमने, और जो रिसर्च लिखी जाती है, एक सेकेंड, रिसर्च जो लिखी जाती है इस एक एक वर्ड को हमने समझा था कि क्या क्या होता है। ई का मतलब, आर का मतलब, एस का मतलब, ई का मतलब, ए का मतलब, सी का मतलब, एच का मतलब, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ रिसर्च क्या होती है। आपके टोटल जो टाइप्स हैं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह से डाटा कलेक्ट किया है, हमने यूजीसी नेट से कलेक्ट किया है, जो यूजीसी नेट की जो सिलेबस के अंदर होता है, जो एमकॉम के अंदर भी आती है, एमबीए के अंदर भी आती है, मोस्ट ऑफ आपकी ग्रेजुएशन के अंदर भी आती है, हर जगह से हमने इसको देखा है कि जो आपकी रिसर्च की टोटल 30 टाइप्स हैं, इन 30 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, जो कि 2 टाइप्स के अंदर क्या किया गया है, बायफरगेट किया गया है। इसको कौन कौन सी है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इसको एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करेंगे, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इसका मतलब एक्चुअल में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होता क्या है। वैसे आपको पता होगा क्वांटिटेटिव क्या है, कि एक जिसका जो भी डाटा होता है वो हम नंबर के फॉर्म में लेके चलते हैं। क्वालिटेटिव वो होता है जो हम जिसको हम मेजर नहीं करते, जिसके अंदर हम इन डेप्थ में स्टडी करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। रिसर्च क्यों की जाती है आपको पता है, सबको पता है, क्योंकि हमने मीनिंग में पढ़ा था। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, राइट। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, नॉर्मल सी बात है, आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, या तो आप क्या करोगे, डाटा ऑलरेडी जो एग्जिस्ट डाटा है वहाँ से डाटा यूज़ करोगे, दैट मीन्स कोई थ्योरी हो गई है, ठीक है, कोई प्रिंसिपल हो गया है, इनका यूज़ करोगे। या फिर आप क्या करोगे, अगर किसी ऐसी प्रॉब्लम में है जिसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पास अवेलेबल नहीं है, कोई भी आपके पास डाटा ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो आप क्या करोगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करोगे। कोई बेस नहीं है, नो बेस है ना। अगर बेस है तो थोड़ा बहुत है, एस्टिमेशन पर है वो, ठीक है, प्रॉपर मतलब इतना नहीं है कि जो प्रूफ हुआ हो। ये थ्योरी नॉर्मल सी बात है, प्रिंसिपल थ्योरी कब बनती है, जब ये क्या होती है, प्रॉपर प्रूफ हो जाती है ना, प्रॉपर इसको अप्लाई किया जाता है पूरी यूनिवर्स में एप्लीकेबल होती है। यूनिवर्स में एप्लीकेबल का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने कोविड-19 का एग्जाम्पल लिया था, कोविड-19 का एग्जाम्पल लिया था कि एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, है ना, और इसमें से क्या किया, इस थोड़े से पार्ट को उठाया हमने, 10 से 12 लोगों को उठाया, और जो हमने वैक्सीन तैयार की थी, और इन 12 लोगों पर हमने क्या कर दिया, इसको अप्लाई कर दिया। अगर ये वैक्सीन इन 12 लोगों पर सक्सेसफुली अप्लाई हो रही है, ये 12 के 12 लोग ठीक हो रहे हैं, तो क्या इस जो वैक्सीन जो हमने तैयार की थी इस पूरे पर नहीं अप्लाई करेंगे हम। तो कहने का मतलब जो भी थ्योरी होती है, जो भी प्रिंसिपल होती है, वो क्या होती है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होती हैं ये, है ना। यूनिवर्सल एप्लीकेबल को हम रिसर्च के अंदर क्या कहते हैं, जनरलाइजेशन बोलते हैं इसको। इसकी एक जब छोटी चीज़, छोटी टेस्टिंग पूरे होल पॉपुलेशन पर जब वो अप्लाई हो जाती है, उसे बोला जाता है जनरलाइजेशन, ठीक है। अगर ये इसी एरिया में अप्लाई होती, मतलब कि इस वाली सिचुएशन, इस वाले एरिया के अंदर अप्लाई होती केवल और केवल, तो उसे हम बोलते हैं कंटेक्चुअल। आप ये कह रहे हो, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों पढ़ा रही हूँ, एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि यही डिफरेंस है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का। जब किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही वो सॉल्यूशन अप्लाई हो तो उसे हम कॉन्टेक्चुअल कहा जाता है, कॉन्टेक्चुअल जनरलाइजेशन, ठीक है जी। समझ में आया आपको, इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव को। कहने का मतलब जब हम किसी प्रॉपर कोई थ्योरी का यूज़ करते हैं, जब हम कोई थ्योरी का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी डाटा एग्जिस्ट है, मीन्स कि इसके रिगार्डिंग आपको क्या है, प्रायर नॉलेज है। प्रायर नॉलेज है तो नॉर्मल सी बात है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो।
प्लानिंग की है तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, सिस्टमेटिक वे से आप सारा काम कर रहे हैं। सिस्टमेटिक वे से सारा काम कर रहे हैं तो मीन्स क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा, प्रॉपर फॉर्मेट में होगा, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है। जो भी काम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं। क्या ये प्रोसेस आपको लर्न हो जाएगी? लर्न करने की तो बात ही नहीं है, मैंने अभी आपको एग्जांपल के साथ समझाया। थ्योरी क्या होती है, जिस अगर मान लीजिए मैंने कोविड, अब दोबारा से मान लीजिए, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, दोबारा से अगर मान लीजिए कुछ ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, और जो बेस हो कोविड का, तो आप क्या करोगे, इस कोविड की थ्योरी को उठाओगे तो आपको नॉर्मल सी बात, इसके रिगार्डिंग आपको पहले ही नॉलेज होगी। अब पहले ही नॉलेज है तो आप इसके रिगार्डिंग आप आराम से प्लानिंग कर सकते हैं, है ना। काम बिखरा हुआ नहीं होगा, वेल प्लान मैनर से होगा, सिस्टम से होगा, तो हम इसको सिस्टमेटिक मैनर से भी कह सकते हैं। सिस्टमेटिक मैनर का मतलब क्या है कि आप हर चीज़ क्या है, प्रॉपर प्रोसेस से कर रहे हैं, राइट। प्रॉपर प्रोसेस से करेंगे तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म को जब भी हम कोई ऐसे प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो वेल प्लान मैनर से होती है, उसे हम क्या कहेंगे, साइंटिफिक रिसर्च कहेंगे। इन सारे पॉइंटों का एक पॉइंट कहने का मतलब ये है, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है आपकी साइंटिफिक रिसर्च कहेंगे, क्योंकि ये पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा, आपका सिस्टमैटिक फॉर्म में होगा, प्लानिंग में होगा। इसके रिगार्डिंग आप क्या है, क्वांटिटेटिव में आप ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना। जब भी आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो ना, तो वहाँ पे क्या होती है, आप किसी थ्योरी को बेस मानते हो। सबसे पहला पॉइंट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप जब क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, क्वांटिटेटिव डाटा यूज़ कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव डाटा तभी यूज़ कर पाएंगे जब आप किसी पर्टिकुलर थ्योरी का यूज़ कर रहे हो, पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस नॉलेज का यूज़ कर रहे हो, जो ऑलरेडी प्रूफ हो चुकी है उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि ये क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, राइट। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो मैंने क्या किया, पहले छोटे सैंपल पे, छोटे स्मॉल एरिया पे मैंने क्या किया, टेस्टिंग की। उस स्मॉल एरिया के बाद मैंने क्या किया, एक अगर वो सक्सेस हो जाती है तो मैंने बड़े एरिया पे उसको अप्लाई कर दिया। तो ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव डाटा में ही हमेशा क्या किया जाता है, आप जो भी रिजल्ट्स, आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसको प्रूफ किया जाता है। तो प्रूफ का करने का मतलब क्या है, जनरलाइजेशन है। और जनरलाइजेशन तभी पॉसिबल होगी जब आपने क्या किया होगा, लार्ज सैंपल लिया होगा। अब ये सैंपल, अभी मैंने आपको बताया सैंपल का मतलब क्या होता है, परंतु लार्ज का मतलब क्या होता है वो बताएंगे। अब यहाँ पे तो हमने बिल्कुल छोटा सा सैंपल लिया था, ये जो सैंपल था बिल्कुल छोटा था। अगर मैं सैंपल ये लेती तो नॉर्मल सी बात है, अगर ये 1000 व्यक्ति हैं, टोटल पॉपुलेशन मान लेती है 1000 है, और सैंपल मैंने ले लिया 900 का, तो क्या ये अप्रोक्स इसके इक्वल होने वाला है, लार्ज सैंपल है, तो इसके तो बिल्कुल ठीक होने के बिल्कुल चांसेस हैं। जो ये बाहर बच गया ना, ये वाला पोर्शन, मैं इसको ब्लैक से डिनोट करती हूँ, ये वाला जो पोर्शन बच गया ना, ये वाला, इसके एरर होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा का यूज़ करते हैं, उसमें हम लार्ज सैंपल लेते हैं, जिसके कारण हमारे एरर होने के जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपको समझ में आ गया कि ये थ्योरी को बेस मानता है। पहला पॉइंट स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। जनरलाइजेशन पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, लार्ज सैंपल को लेकर चलते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं ये कह रही हूँ कि मैं थ्योरी को लेकर चलती हूँ, थ्योरी के अंदर ऑलरेडी ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, जो रिसर्च होती है वो केवल 3 चीज़ों का आंसर देती है ना, व्हाट, हाउ एंड व्हाई, राइट। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या करती है, हमेशा क्या करती है, क्यों को छोड़कर बाकी सभी का आंसर देती है, क्योंकि क्यों जो होता है क्वालिटेटिव होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक फैक्ट्री के अंदर 1000 एम्प्लॉई है। उन्होंने देखा कि 70% जो एम्प्लॉई है वो आते हैं और 30% एम्प्लॉई क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अगर मैं यही डाटा, मुझे यही देखना था कि फैक्ट्री में कितने लोग आते हैं, कैसे आते हैं, ठीक है, ये सब मैंने बता दिया। 70% लोग प्रेजेंट होते हैं, 30% लोग एब्सेंट होते हैं, डाटा जाके दे दिया मैंने। अगर मैं इतना ही डाटा देती हूँ, ये क्या है, क्वांटिटेटिव,
ठीक है, क्वांटिटेटिव है। अगर मैं इसके अंदर ये बताने लग जाऊं कि ये अब्सेंट क्यों होते हैं, जब ये क्यों का आंसर देने लग जाए तो इसका मतलब आप इन डेप्थ में जा रहे हैं, इन डेप्थ में समझना जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप इसी का आंसर दे रहे हो दैट मीन्स आप इन डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, आप ऊपर ऊपर से लेके ऊपर से क्या लेके आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल डाटा कहते हैं, जो इसकी ऊपर ऊपर से डाटा लिया जाता है। अगर आप इन डेप्थ में जाएंगे तो वो क्वालिटेटिव होगा। अगर आप ऊपर ऊपर से डाटा लेकर आ रहे हैं, इन डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, क्यों का आंसर नहीं दे रहे हैं, तो समझ पा रहे हो कि वो क्वांटिटेटिव डाटा है। ठीक है जी, अब आपको ये वाला पॉइंट भी आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो इसको हम पता है क्या कहते हैं, जब हम ऊपर ऊपर से डाटा लेकर आते हैं, इन डेप्थ में नहीं जाते, इसको हम डिडक्टिव लॉजिक फॉलो कहते हैं इसको। अगर हम इन डेप्थ में जा रहे हैं तो उसे हम इंडक्टिव कहते हैं। क्वांटिटेटिव के अंदर हम प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब कि फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या रहा है, उसकी प्रोसेस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे कि क्यों, कैसे, कब हुआ, क्या, ये इन सब का आंसर नहीं देंगे। इसके अंदर हम प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हैं। क्वालिटेटिव के अंदर जो रिसर्चर होता है, ये जो पर्सन होता है, अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहा है तो वो रिजल्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करेगा। अगर वो प्रोसेस के ऊपर फोकस कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटेटिव रिसर्च हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट आ गया समझ में। इसके जस्ट अपोजिट हमारा क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च है। देखिए अब हम सीधा डिफरेंस पे पहुंचते क्योंकि ये सभी पॉइंट्स हमने कर लिए थे। देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च एंड द क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या कह रहे हैं कि डाटा कलेक्ट इन नंबर फॉर्म। डाटा क्या होगा आपका, नंबर की फॉर्म में आप क्या करोगे, डाटा को कलेक्ट करोगे। नेक्स्ट क्या है, एवरीथिंग इज ए प्लान मैनर। हर एक चीज़ क्या होगी, प्लान मैनर से होगी। प्लान मैनर से है, नॉर्मल सी बात है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, सिस्टमैटिक में है, आप इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर सकते हैं। जब भी आप क्वांटिटेटिव रिसर्च का यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा का यूज़ करते हैं, वो नॉर्मली किस पर्पज़ के लिए होता है, प्रूफ करने के पर्पज़ पे होता है। और प्रूफ क्यों किया जा, कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट और कन्फर्मेशन करके कि क्या जो हम टेस्ट कर रहे हैं, जो इन्होंने बताया है वो ठीक है। हम कन्फर्मेशन करते हैं कि जो इन्होंने ये बता रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं, टेंटेटिव अजम्पशंस कर रहे हैं, क्या ये ठीक है या नहीं है। तो क्वांटिटेटिव डाटा ही, क्वांटिटेटिव रिसर्च ही मोस्ट ऑफ क्या होती है, जनरलाइज होती है, यूनिवर्स में एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसका याद रखना, कोविड-19। ठीक है, हाँ ये पॉइंट बिल्कुल अच्छा है कि जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च को करने के लिए, डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो डाटा किस फॉर्म में होगा आपका, क्लोज एंडेड में होगा। क्लोज एंडेड का मतलब है टू द पॉइंट। टू द पॉइंट, टू द पॉइंट का मतलब क्या है भाई, जैसे कि यस या नो। एग्जाम्पल के तौर पर एक और एग्जाम्पल आ जाएगा कि आपके इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। इंडिया की पॉपुलेशन, एक सेकेंड, पॉपुलेशन कितनी है, अब मैं कहूँ 142 करोड़ 83 लाख कुछ है। ठीक है, इंडिया के अंदर ऐसे कितने बच्चे हैं जो अब्रॉड जा रहे हैं, कितने हैं, 11,33,000 2021 का डाटा के अनुसार है ये। ठीक है, तो जब डाटा क्या होता है, नंबर की फॉर्म में होता है और एज इट इज़ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में है, आपसे ऑप्शन दे दिया कि 142 करोड़ 143 करोड़ 145 करोड़, तो आपको क्लिक करना है कि आपको ये आंसर है। तो क्वांटिटेटिव के अंदर टू द पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछाते हैं, बट क्वालिटेटिव में पता है क्या होता है, जिस पार्टिसिपेंट जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं ना, उसके लिए स्कोप ओपन हो जाता है, उससे आप छूट दे देते हो, वो अपनी ओपिनियन, अपने अजम्पशंस, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकता है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। तो यहाँ पर देखो क्वालिटेटिव में क्या होता है, डाटा ऑब्टेन थ्रू ओपन एंडेड क्वेश्चंस। जो डाटा जो भी आप मिलेगा आपको, वो कैसे मिलेगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड का मतलब क्या है कि एक ऐसे टाइप में वो रिसर्चर जो पार्टिसिपेंट है वो अपने बारे में लिख देगा, उस कल्चर के बारे में लिख देगा और वैसे। ठीक है, आगे हम टाइप पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्कोप फॉर द पार्टिसिपेंट व्यू एंड द पर्सपेक्टिव। ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप किसके लिए ओपन हो जाता है, पार्टिसिपेंट्स के लिए ओपन हो जाता है, वे अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर देते हैं। सो दैट इट इज़ टू बी इंडक्टिव। नॉर्मल सी बात है, इतना सारा डाटा है, इन डेप्थ में बोला गया है ना, इन डेप्थ में डाटा है, तो इन डेप्थ में डाटा है तो ये क्या है, इंडक्टिव रिसर्च है, जो आप गहराई से उस पर्टिकुलर चीज़ को कर रहे हैं।
क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि आप किस चीज़ का आंसर देते हैं, आप वाई का आंसर देते हैं। क्वांटिटेटिव में किसी भी तरह का वाई का आंसर नहीं होता, क्वालिटेटिव में क्या होता है, वाई का आंसर होता है। फोकस किस पे किया जाता है, प्रोसेस पे किया जाता है। इट इज स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड द टेंटेटिव आइडियाज। ये हमेशा स्टार्ट किससे होता है, क्वेश्चन से होता है, और टेंटेटिव आइडियाज़ तक ही रह के चल जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर जो भी आप डाटा कलेक्ट करते हैं, जो भी रिसर्च करते हैं, वो प्रूव होने के जो चांसेस है ना बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल थ्योरीज बनाई जाती हैं, प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, इनको प्रूव नहीं किया जाता। प्रूव होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, लिख भी देती हूँ, बहुत कम चांस होते हैं यहाँ पर इनके प्रूव होने के क्वालिटेटिव रिसर्च के। बट क्वांटिटेटिव रिसर्च हमेशा मोस्ट ऑफ चांसेस होता है कि यहाँ पर प्रूव हो। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब सीधा बढ़ते हैं हमारे इसके की पॉइंट्स। जो की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्या है कि ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, लार्ज सैंपल इसका सेलेक्ट किया जाता है, जनरलाइजेशन इनकी फैक्ट्स का किया जाता है, डिडक्टिव होता है। डिडक्टिव का मतलब समझ में आ गया होगा, जो ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल डाटा जो कलेक्ट करता है। जीपी का मतलब क्या है, जर्नल से किसकी ओर जाता है, ये पर्टिकुलर की ओर जाता है, मतलब कि होल से ये स्मॉल पार्ट पर जाता है, ठीक है, क्योंकि इन डेप्थ स्टडी तो करता नहीं है, ये सीधा थ्योरी को बेस मानता है। थ्योरी को बेस मानेगा तो नॉर्मल सी बात है जनरलाइज पॉइंट को लेगा ये, ठीक है, जनरल प्रॉब्लम को लेकर चलेगा ये। नेक्स्ट क्या है, डाटा इज कलेक्टेड सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से, इन डेप्थ नहीं होता। कंसर्न विद द प्रोडक्ट, फाइनल रिजल्ट से मैटर करता है। और हाँ, एक और पॉइंट रह गया था, सैम्पलिंग। मैंने आपको बताया ये पूरी पॉपुलेशन में से हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट हमने उठाया जिसको हम सैंपल कहेंगे। प्रॉपर हम इसको डिस्कस सैम्पलिंग वाले चैप्टर में करेंगे। सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग के कितने टाइप्स होते हैं। वैसे हमारे दो तरह की सैम्पलिंग होती है, ठीक है, एक हमारी होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को लेकर चलती है, और जो क्वालिटेटिव होती है वो नॉन प्रोबेबिलिटी को लेकर चलती है, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट आपके 7-8 पॉइंट ये हैं। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा ये क्या क्या होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे जो मेन टॉपिक है, टाइप ऑफ द रिसर्च। पहली रिसर्च आपको समझ में आ गई क्वांटिटेटिव, और दूसरी क्या है, क्वालिटेटिव, ठीक है जी। अब क्वांटिटेटिव कम है, 4 से 5, 5 से 6 पॉइंट है क्वांटिटेटिव के, बट क्वालिटेटिव आपकी बाकी 24 टाइप्स हैं। तो आप पहले हम क्वांटिटेटिव करेंगे, देन उसके बाद हम क्वालिटेटिव करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव होती है, दूसरी हमारे पास होती है कोरिलेशन होती है, तीसरी हमारे पास एक्सपोज फैक्टर होती है जिसे हम काजल कंपैरेटिव रिसर्च भी कहते हैं। फोर्थ होती है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल। अभी मैंने आपको एक और नाम बताया, इसके अंदर क्या होता है, क्वांटिटेटिव के अंदर हमारी डिडक्टिव होती है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं डिडक्टिव रिसर्च होती है, ठीक है, जो मतलब कि ऊपर ऊपर से डाटा लेती है, ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाती है, ये आपकी डिडक्टिव रिसर्च होती है, ठीक है जी। अब हम सीधा पॉइंट पर आते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपकी क्या आती है, सर्वे एक मेथड है। मेथड को डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हम डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक्चुअल में क्या होती है। देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब क्या है कि जब आप रिसर्च करने जाते हो, अब मैंने कहा कि आप कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो आपने आंसर दे दिया मैम पॉपुलेशन 142 करोड़ 83 लाख कुछ है ना, 142 करोड़ 83 लाख कुछ है। तो ये क्या हुआ, आपने डाटा जो था वही मेरे को ला कर दे दिया। फैक्ट्री में कितने एब्सेंट हैं, आपने जो था वही मुझे ला कर दे दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब इसके अंदर आप मैनिपुलेट नहीं करेंगे, एज इट इज़। ये जो वर्ड है ना, ये एक मेन पॉइंट है आपके डिस्क्रिप्टिव का, इसको याद रखना। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, एज इट इज़ आप रिजल्ट को शो करते हैं। एज इट इज़ है तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होगी। कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है तो मीन्स कि आप एग्जैक्ट एंड करेक्ट डाटा को आप क्या कर रहे हो, किसी उनको दिखा रहे हो, ठीक है। तो क्या है, एम टू
एक्यूरेटली एंड सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब आप कर रहे हो. इट इज़ यूजफुली व्हेन दे नॉट मच नो येट अबाउट द टॉपिक एंड द प्रॉब्लम. ये तब यूजफुल होता है जब आपको अपने टॉपिक के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, मतलब ये नहीं कहूँगी मैं बिल्कुल भी नहीं पता, आपको बहुत कम पता होता है उस टॉपिक के बारे में. इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में खास बात ये भी है, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि आप इसके अंदर एज इट इज़ शो करते हैं. दूसरी बात ये है कि आपको जब टॉपिक के बारे में सर्च कर रहे हैं तो इसके अंदर आप वाई का आंसर जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये हाउ, व्हेन, वेयर, कैसे, कब और कहाँ हुआ. इसके अंदर आपको वाई का आंसर नहीं दिया जाता क्योंकि ये क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है. देखो आपको पेपर के अंदर यूजीसी नेट में ऐसे ऑप्शन के अंदर आते हैं, ऑप्शन में ऐसे स्टेटमेंट दी होगी, आप वहाँ पर आपको यही हिंट आपको मिलेगा. जब आप ये कहेंगे एक ऐसी रिसर्च जिसके अंदर कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता है तो सीधा डायरेक्ट आएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और वो क्वांटिटेटिव है. क्या आएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है. क्योंकि क्वांटिटेटिव में एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी आता है जिसके अंदर आप मैनिपुलेशन करते हो. ठीक है, तो ये जो वर्ड है नो मैनिपुलेशन, तो ये इसका कीवर्ड है, एज इट इज़ इसका कीवर्ड है. इसके अंदर वाई का आंसर नहीं दिया जाता. एग्जाम्पल नीचे बहुत सारे लिखे हुए हैं, यही है. देखो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, पॉपुलेशन जो 142 करोड़ 83-85 जो भी है करोड़ है, एब्सेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. इसके अंदर जो मेथड है आप सर्वे यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं. आज हम सर्वे को डिस्कस करेंगे कि सर्वे एक्चुअल में होता क्या है. ठीक है, क्योंकि सर्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर 4 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है. तो देखो सर्वे क्या होता है. सर्वे आपका होता है कि जब आप मार्केट के अंदर जाते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर आप गए, मार्केट के अंदर जाने के बाद आपके पास क्या हुआ, आपने देखा कि मार्केट में ये देखना है कि ये जो एक्स प्रोडक्ट है इसको लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं. ठीक है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेके आनी है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, कौन कौन खरीद रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी में खरीद रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद उस चीज़ को खरीदा जा रहा है. जैसे कि जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जैसे कि दूध हो गया है, ठीक है, पनीर हो गया है, या फिर आपकी मान लीजिए बिस्किट हो गया, नमकीन हो गए, इनको आप क्या करते हो, हफ्ते के अंदर खरीदते रहते हो, है ना. और जो दूध तो नॉर्मल सी बात है, डेली बेसिस पे खरीदते हो. तो इनकी फ्रीक्वेंसी को चेकआउट करने के लिए आप मार्केट में गए, मार्केट में आपने एंटर किया और वहाँ पर क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया. क्वेश्चन पूछने के साथ साथ आपको क्या कलेक्ट हो गया, डाटा कलेक्ट हो गया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट. अब वही बात आ जाती है, जो सर्वे होता है हमारा 2 तरीके से होता है. क्रॉस सेक्शनल सर्वे होता है और एक हमारा होता है लॉन्गिट्यूडनल सर्वे. क्रॉस सेक्शनल सर्वे क्या है, क्रॉस सेक्शनल सर्वे वो सर्वे होता है जो क्या होता है कि केवल एक टाइम ही कलेक्ट किए जाते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि सेंसेशंस होता है, जो जनगणना होती है ना, इलेक्शन के दौरान होती है या फिर जैसे भी होती है, आपकी इनकम का स्टेटस पूछने के लिए लोग आते हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछने के लिए. क्या वो हर 3 महीने में आते हैं? नहीं ना. जैसे कि ये तब पूछा जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल दी बात की जाए तो यहाँ पे जनगणना का ही है. ये सभी एग्जाम्पल है जो मैंने अभी बताया, इनकम का, एम्प्लॉयमेंट का. जनगणना के अंदर क्या होता है कि एक बार पर्सन आता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई आता है, ये पूछता है कि मैम आपकी फैमिली में कितने, सर आपकी फैमिली में कितने हैं, कितने बड़े लोग हैं, कितने छोटे लोग हैं, ठीक है, उनकी इनकम स्टेटस क्या है, क्या वो एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है. इन सभी बातों का क्या किया जाता है, आंसर दिया जाता है. तो साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में जब एक बार उसको किया, यो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं. बट लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होता है, महीने में, मंथली में, या फिर आप बात की जा सकती है क्वार्टरली, ईयरली, ऐसे डाटा को कलेक्ट किया जाता है. मतलब कि जब एक से ज़्यादा बार, 2 या 3 बार क्या किया जाता है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल. और जब एक ही बार डाटा कलेक्ट किया जाए उसे बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल. इसके अंदर ये क्या है, एक तरह से आपका ऑब्जर्वेशनल रिसर्च की टाइप है. और इसके अंदर ये जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही कलेक्ट किया जाता है. ठीक है, कोई पर्टिकुलर उद्देश्य होता है. उद्देश्य लॉन्गिट्यूडनल में होता है, परंतु यहाँ पर उद्देश्य अलग होता है. जैसे कि इसके अंदर एग्जाम्पल आपके इसके अंदर ये हो गए हैं, याद रख सकते हैं. लॉन्गिट्यूडनल में एग्जाम्पल मान लीजिए, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रेगनेंसी का टेस्ट जो होती है और स्ट्रेस लेवल. हम स्ट्रेस लेवल का देखते हैं, समझते हैं. एक स्टूडेंट को लेते हैं, उस स्टूडेंट के एग्ज़ाम है फरवरी में, 28 फरवरी से स्टार्ट है उसके एग्ज़ाम, ठीक है, और ख़त्म है 31/3
मार्च को। फिर हमने उसकी टेस्टिंग की 27 को, 30 जुलाई 2023 को। फिर हमने उसकी टेस्टिंग की 31/12/2023 को। मीन्स कि एक पर्टिकुलर सेम पर्सन का स्ट्रेस लेवल हमने क्या किया, 4 बार टेस्ट किया। इस टाइम उसका देखा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर इसका स्ट्रेस लेवल देखा कि यहाँ पर भी इतना ही है, बट यहाँ पर इसका बिल्कुल स्ट्रेस लेवल रिड्यूस है। यहाँ पर इन्होंने देखा कि फिर स्ट्रेस लेवल हो गया क्योंकि इसके एग्ज़ाम दिसंबर में फिर होने लगे। तो इन्होंने देखा कि ये जो स्ट्रेस लेवल है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ये क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहा है, और इस टाइम पे क्या हो रहे हैं, ये कम हो रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है कि जब एक रिसर्चर रिपीटेडली एग्जामिन करता है एक सेम इंडिविजुअल को, कि डिटेक्ट कर पाए, मतलब कि छांट पाए कोई अगर चेंज अगर उसको नज़र आ रहा है, ठीक है, अगर नज़र आ रहा है तो कारण क्या है उसको बता देगा, ठीक है। मतलब कि पीरियड ऑफ टाइम के दौरान किसी पर्टिकुलर पर्सन को नोट आउट करना। इसके अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट भी आ सकती है, जैसे कि मंथली हो सकती है, 3 मंथ्स के अंदर भी टेस्ट किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। स्ट्रेस लेवल का एग्जांपल आ सकता है, एग्जांपल बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, पहले हम इसको करते हैं जो हमारे क्वांटिटेटिव के पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोरिलेशन रिसर्च। क्वांटिटेटिव का सेकंड पॉइंट है कि कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब है कि 2 वेरिएबल्स के बीच में क्या नज़र आना, 2 वेरिएबल्स के बीच में क्या नज़र आना, रिलेशन नज़र आना। ये जो 2 वेरिएबल होंगे, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जब रिलेशनशिप बताया जाता है उसे बोला जाता है कोरिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मान लीजिए मार्केट में डिमांड और प्राइस का रिलेशन देखा जा सकता है। डिमांड अगर बढ़ रही है तो नॉर्मल सी बात है प्राइस भी बढ़ रही है, डिमांड अगर घट रही है तो प्राइस होते हैं इनके बीच में। ये इन दोनों के बीच में जो रिलेशन एक्सप्लेन करता है, ये वाई का आंसर नहीं देगा, क्यों ऐसा है, इनके बीच में इनवर्स रिलेशन क्यों है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस घट रहे हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही है, तो ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर नहीं देगा, बस हाँ ये बताएगा इनके बीच में रिलेशन है। कोरिलेशन में ये 2 चीज़ों का आंसर देता है। 2 चीज़ें कौन कौन सी है, एक तो डिग्री बताएगा, डिग्री कितनी है, कितने डिग्री इसका रिलेशन है, और क्या डायरेक्शन है। डायरेक्शन दैट मीन्स आप पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों एक की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया नेगेटिव, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, ये नेगेटिव रिलेशन है। अगर दोनों एक ही साइड के अंदर जा रहे हैं तो दैट मीन्स पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो ये दोनों चीज़ों को ये एक्सप्लेन करता है कोरिलेशन, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लिस्ट ऑफ में एग्जाम्पल है, आप कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हैं कि रेन का इफेक्ट किसके ऊपर डलता है, हार्वेस्ट पे डलता है, ठीक है। स्ट्रेस का इफेक्ट किसके ऊपर डलता है, स्टूडेंट के एग्जाम के अचीवमेंट्स के ऊपर डलता है। अगर आप टीवी ज़्यादा देखेंगे तो आपके एग्जाम के रिजल्ट पर इफेक्ट डलेगा, तो ये कोरिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है काजल कंपैरेटिव रिसर्च। काजल कंपैरेटिव रिसर्च क्या होता है, जिसके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कॉज का इफेक्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में जो फैक्ट हो चुका है उसके बारे में, उसके इफेक्ट के बारे में पता लगाते हैं। कहने का मतलब कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में आपके पास फैक्ट्स अवेलेबल हैं, इन फैक्ट्स का आप क्या पता लगा रहे हो, इफेक्ट पता लगा रहे हो, प्रभाव पता लगा रहे हो, उनका मतलब क्या होता है, काजल कंपैरेटिव रिसर्च। इसके हम क्या कहते हैं, एक्सपोज फैक्टो भी कहते हैं। मीन्स कि जो रिसेंट पास आपका गया है, रिसेंट जो पास्ट है उसके बारे में क्या करना, स्टडी करना, उसके इफेक्ट के बारे में पता लगाना कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट अचीवमेंट, स्टूडेंट की एग्ज़ाम अच्छे गए हैं, उनकी अचीवमेंट अच्छी हुई, तो उनका बेस कुछ भी हो सकता है, ये एग्जिस्टेंस फैक्ट है, ठीक है। आफ्टर द फैक्ट नो द इफेक्ट, यहाँ पे यही बात इंपॉर्टेंट है कि फैक्ट आपको मिल चुका है, उसका इफेक्ट आपको जानना है, उसका क्या जानना है, इफेक्ट जानना है। जैसे कि स्टूडेंट के एग्ज़ाम हो चुके हैं, स्टूडेंट का रिजल्ट आ चुका है, उसका अब इफेक्ट देखना है, किसके कारण ये हुआ। देखो, या तो मोटिवेशंस थी,
या मदर की एजुकेशन, मदर का बैकग्राउंड, एजुकेशन जो बैकग्राउंड था बहुत अच्छा था, या फिर वो बच्चा खुद क्या था, हार्ड वर्कर था। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं, एक और एग्जांपल इसका ये है, इम्पैक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द टीनेजर। जो बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, छोटे बच्चे जो टीनेजर्स हैं ड्रग्स ले रहे हैं, उनके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो कि टीनेजर जो ड्रग्स ले रहे हैं उनका इफ़ेक्ट क्या है, क्या उनके लाइफ पे प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या आप दूसरे जो टीनेजर उनको ड्रग्स दोगे? ये तो रिसर्च के बिल्कुल खिलाफ है, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो क्या होता है, आप इसके इन टीनेजर जैसे ही बच्चों को देखोगे और जो ड्रग्स लिए हुए उनको देखोगे, उन दोनों का कंपैरिजन करके उन दोनों के बीच में बताओगे कि इन दोनों के बीच में क्या कुछ फ़र्क है। ये भी एक और एग्जांपल हो सकता है मिड डे मील का, कि मिड डे मील दे दिया, ठीक है, 12 बजे स्कूल के अंदर रिसेस होती है, उस दौरान आपने मिड डे मील दे दिया, तो क्या देखा आपने, स्कूल के अंदर जो जो एब्सेंट बच्चों की जो रेट है, परसेंटेज है, वो डिक्रीज हो गई है, क्योंकि वो मोटिवेशन क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो कि मोटिवेशन कहने का मतलब कि हमें स्कूल में खाना मिल रहा है, हम बच्चे क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, साथ बैठ कर खाना खा रहे हैं, तो वो क्या है, जिसके कारण उनकी अटेंडेंस क्या है, वो इंक्रीज होगी। तो रिसेंट पास जो ऑलरेडी जो रिसेंट जो पास्ट आया है, उसके उसी डाटा को उठाएंगे और उस डाटा को बेस मानकर हम क्या करेंगे, उसके इफेक्ट को देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ा। मिड डे मील देने से क्या हुआ, अटेंडेंस बढ़ गई है। स्टूडेंट्स का क्या है, अचीवमेंट देखा, स्टूडेंट के अचीवमेंट को देखकर हमने क्या देखा कि उनकी मोटिवेशन था, उनका क्या था, मदर्स की बैकग्राउंड अच्छी थी एजुकेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम 3 चीज़ें करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब कि कोई भी आपके पास वेरिएबल है, आपके पास बहुत सारे वेरिएबल है, टाइप ऑफ वेरिएबल की क्लास हम अलग से करेंगे, सैम्पलिंग की क्लास भी हम करेंगे अलग से, और टाइप ऑफ वेरिएबल की क्लास भी हम करेंगे। क्या है कि आपके पास 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अभी हम 3 तरह के लेके चल रहे हैं, इंडिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट्स एंड अदर के अंदर हमारे एक्सटेनियस वेरिएबल्स भी आ गए, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स भी आ गए, सभी वेरिएबल्स आ गए। तो इसमें क्या करते हैं हम कि एक्सपेरिमेंटल के अंदर कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं, डिपेंडेंट को हम देखते हैं, जैसे ही मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज किया, इसके अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे। एग्जांपल लेके चलते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए मैंने ले लिया 3 प्लांट्स, ठीक है, ये मैंने 3 प्लांट्स लिए हैं। अब ये देखो, प्लांट्स किस किस के ऊपर डिपेंड करते हैं, आप सभी को पता है प्लांट्स हमारे किस किस के ऊपर डिपेंड करते हैं, सनलाइट के ऊपर इफेक्ट डिपेंड करते हैं। ठीक है, सनलाइट के साथ साथ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और साथ ही साथ सॉइल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये चारों फैक्टर है जिनके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। मैं लेके चल रही हूँ ये सभी। अब ये देखो, प्लांट क्या है, डिपेंडेंट, और ये सभी चीज़ें क्या हैं, इंडिपेंडेंट। जैसे ही मैं इंडिपेंडेंस के अंदर चेंज करूँगी, वाटर की क्वांटिटी मैंने मान लीजिए बढ़ा दी है, एक में तो बिल्कुल फुल फ्लैज पानी दे दिया मैंने, बहुत अच्छे से पानी दिया, मतलब एक्सेस में पानी दे दिया। एक में जितना नॉर्मल पानी, जितना चाहिए था मैंने उतना ही पानी, एक में बिल्कुल ही नहीं दिया। तो आप बताइए कि कौन से प्लांट की क्या है, पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी। नॉर्मल सी बात है, ये वाला प्लांट बिल्कुल अच्छे से फल ग्रोथ होगी इसकी, क्योंकि हमने हमारा जो इंडिपेंडेंट जिसको मैनिपुलेट किया वो क्या था, वाटर था, हर एक में अलग अलग दिया। किस चीज़ को हमने ऑब्जर्व किया, प्लांट को ऑब्जर्व किया, जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था। और जो बाकी फैक्टर्स थे, ये सनलाइट हो गया, सॉइल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इन सभी को मैंने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो यहाँ पर देखो यही पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो अगर आगे आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ समझिए कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, बाकी सभी वेरिएबल है उनको कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये थे आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च के पार्ट्स। उम्मीद करते हैं अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे अप्लाइड रिसर्च और हमारी एक्शन रिसर्च। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च भी हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, क्वांटिटेटिव का ही पार्ट है। क्योंकि इसके अंदर क्वांटिटेटिव का पार्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर भी हम जब भी कोई रिसर्च कर रहे हैं, हम इसके अंदर एक थ्योरी को बेस मान रहे हैं।
अभी मैंने जब इसको क्वांटिटेटिव को एक्सप्लेन किया तब मैंने वहाँ पे यही बताया, जब भी कोई थ्योरी को जब हम बेस लेकर चलेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा क्वांटिटेटिव होगा। दूसरा मेन पॉइंट क्या है कि जब भी अप्लाइड रिसर्च के अंदर आप क्या करते हैं, जर्नल इश्यूज, जर्नल जो प्रॉब्लम्स होती है ना उनको सोल्व करते हैं। जर्नल प्रॉब्लम की मतलब कि जैसे कि एग्जांपल हमारा हो सकता है, रैगिंग का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, या फिर हम ले सकते हैं कंप्यूटर की अगर हमें स्पीड बढ़ानी है वो ले सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि रैगिंग की जो प्रॉब्लम है क्या वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर है? नहीं ना, वो ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको देखने को मिलेगी रैगिंग की प्रॉब्लम। तो रैगिंग क्या है, एक जर्नल इशू है, एक जर्नल प्रॉब्लम है। जब एक जर्नल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं क्वांटिटेटिव होता है, नंबर की फॉर्म में होता है ये डाटा आपका, राइट। जब ये नंबर की फॉर्म में हो रहा है, नॉर्मल सी बात है, क्या है ये, क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन विल बी जर्नलाइज्ड फॉर्म। आप हमेशा कैसी प्रॉब्लम को लेते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को लेते हैं जो सभी के लिए जर्नल हो, वो जर्नल प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। और सॉल्यूशन कहाँ पे अप्लाई होता है, जर्नलाइज होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है। और जब भी कोई चीज़ यूनिवर्सल एप्लीकेबल होती है उसे जनरलाइजेशन कहते हैं। हमने बताया था अभी आपको वीडियो को जब हम स्टार्ट किया था कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में यही डिफरेंस है कि जब जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि छोटे पे टेस्टिंग करने के बाद जब हम पूरे होल पे अप्लाई करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, जनरलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, ऑलरेडी जो थ्योरी है उसका यूज़ करते हैं, और ये जो क्या होती है, ऑलमोस्ट एक एक्सपर्ट के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है, जो उसको उस पर्टिकुलर चीज़ की क्या होती है, नॉलेज होती है, उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो अप्लाइड रिसर्च आपको समझ में आ गया होगा। अप्लाइड रिसर्च के अंदर ये 2 पॉइंट याद रखने के हैं। पहला पॉइंट क्या है कि ये जर्नल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जर्नल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के बाद ये जनरलाइज करता है सॉल्यूशन को, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ये आपकी एक्सपर्ट के द्वारा की जाती है। और बाकी पॉइंट तो आपके क्वांटिटेटिव के हैं कि जनरलाइजेशन होती है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस थ्योरी को यूज़ करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। इट्स अ सिमिलर पॉइंट ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च के, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्शन रिसर्च। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, इसी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। एक्शन रिसर्च क्या होता है, पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है, अप्लाइड का। अप्लाइड जो भी हमने डिस्कस की, अप्लाइड में तो जनरल प्रॉब्लम को देखा जाता है, बट एक्शन में क्या किया जाता है, लोकल प्रॉब्लम होती है। यही इसके अंदर मेन डिफरेंस है कि इसके अंदर ये वैसी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाती है जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन की है, पर्टिकुलर एरिया की है, पर्टिकुलर मतलब कि जो जिसकी प्रॉब्लम है उसी एरिया पर वो एप्लीकेबल होगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हेल्थ इशू है, ये पूरी बड़ी अपनी पूरी इंडिया है ये, ठीक है। इसमें देखा मैंने कि एमपी के अंदर हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हेल्थ इशू ज़्यादा होने के कारण मैंने ढूंढा, मैंने इसके ऊपर रिसर्च देखी, इन डेप्थ में मैंने इसके ऊपर स्टडी की कि ऐसा क्या है कि इस एरिया के अंदर हेल्थ इशू आ रहे हैं। हर एक सेक्टर को मैंने डीपली स्टडी किया। जब डीपली ही मैंने बोल दिया तो पहली बात तो क्या है, ये क्वालिटेटिव है ना। मैंने हर एक चीज़ को मैंने बिल्कुल ध्यान से चेकआउट किया। फिर मैंने देखा कि इस एरिया के अंदर गंदगी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, हेल्थ इशू हो रहा है, ठीक है। मैंने सॉल्यूशन भी निकाल दिया कि जो डर्टीनेस मेन प्रॉब्लम है यहाँ के एरिया की, जिसके कारण हेल्थ इशू क्रिएट हो रहा है। अब ये थोड़ी ना, जब भी भारत में ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी हेल्थ इशू की, उसका मेन प्रॉब्लम यही होगी, सॉल्यूशन यही होगा कि वहाँ पर सफाई नहीं है, नहीं ना। अब जब ऐसा चीज़ हो, जबकि सॉल्यूशन केवल यहाँ से निकाला है और वो यहीं पर ही अप्लाई हो रहा है, तो दैट मीन्स ये कंटेक्चुअल है, मतलब कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही इसको अप्लाई कर सकते हैं हम, विदाउट हम पूरे भारत पर ऐसा ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते कि जब जब हेल्थ इशू होगा तब तब क्या होगा, डर्टीनेस होगी। कोई और कारण भी हो सकता है,
तो ये क्या होता है, एक्शन रिसर्च क्या है, जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया, लोकल एरिया की आप क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द इमीडिएटली, सेकंड पॉइंट आपको इसको ये लर्न करने का है कि यहाँ पर इमीडिएटली सॉल्यूशन के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। और इसको क्या है मोस्ट ऑफ प्रैक्टिशनर के द्वारा किया जाता है। टीचर्स हो गया, मान लीजिए इसके अंदर एक और एग्जांपल है, जब टीचर क्या करती है अपनी क्लास के अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहती है, अपनी क्लास के प्रेजेंट स्टूडेंट्स की रेशियो को बढ़ाना चाहते हैं, तब जब यहाँ पर क्या होती है क्लास इन हीज हर ऑप्शन आता है, ऐसे कुछ शब्द लिखे होंगे तो वहाँ पर एक्शन रिसर्च अप्लाई होगी। जब इन्हीं तरह से अगर इंप्रूवमेंट की जा रही है विद द हेल्प ऑफ द स्पेसिफाइड थ्योरी, एक क्वेश्चन आया था स्किनर की थ्योरी का हेल्प लेकर हम रिसर्चर ने रिसर्च की, तो वो कौन सी थ्योरी है, सब बच्चों ने क्या किया एक्शन रिसर्च क्या डाला। आपने ये नहीं देखा कि इसके अंदर कीवर्ड दे रखा है थ्योरी लिखा हुआ है, थ्योरी लिखा होता है तो वहाँ पर अप्लाइड रिसर्च फॉलो होती है। तो यहाँ पे यही फ़र्क है, क्योंकि क्वांटिटेटिव में हम ऑलरेडी एग्जिस्टेंस थ्योरी का ही यूज़ कर क्या करते हैं रिसर्च करते हैं। एक्शन रिसर्च के अंदर ये भी बात है कि यहाँ पर आप क्या करते हो, एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले आप प्लान करोगे किसी भी चीज़ का, देन उसके ऊपर आपने एक्ट किया, मतलब कि आपने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, देन उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया कि जो काम कर रहे थे वो ठीक हो रहा है, देन आपने उसको रिफ्लेक्ट किया बाद में। तो PAOR इसकी प्रोसेस है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका भी क्वालिटेटिव रिसर्च स्टार्ट होगी है एक्शन रिसर्च के बाद, कि बेसिक रिसर्च क्या होती है। बेसिक रिसर्च को हम काफ़ी सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि हमारा है फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च, कंसेप्चुअल रिसर्च कहा जाता है। प्योर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर आप क्या करते हो, हर एक चीज़ हर एक डाटा को इन डेप्थ में स्टडी करते हो। इन डेप्थ प्योर क्यों कहा गया है, दूसरा रीज़न ये है कि आप खुद उस चीज़ को मेज़र करते हो, खुद उस चीज़ को फील करते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब बेसिक रिसर्च वो रिसर्च होती है जब आप क्या करते हो, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए जब भी कोई ऐसे रिसर्च की जाएगी उसे कहेंगे हम बेसिक रिसर्च। फंडामेंटल, प्योर और कंसेप्चुअल, कंसेप्ट के ऊपर बेस होती है जो, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द नॉलेज, आप इस नॉलेज की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, थ्योरी बना सकते हो। किसी भी चीज़ को आप अगर डिस्कवर कर रहे हो, किसी भी चीज़ की प्रिंसिपल को आप डिस्कवर कर रहे हो, दैट मीन्स आप बेसिक थ्योरी रिसर्च कर रहे हो। इसका मेन पर्पस बस यही होता है कि आप नॉलेज जो है ना आपकी, एक सेकेंड, जो नॉलेज है आपकी, इसी नॉलेज को आप गेन करना चाहते हो और इस नॉलेज को आप प्रैक्टिकली अप्लाई कभी नहीं करोगे। नॉर्मल सी बात है, जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहे तो जर्नलाइजेशन भी नहीं हो रही होगी। जर्नलाइजेशन नहीं हो रही है तो मीन्स कि ये क्वालिटेटिव है। देखो मैं आपको साथ साथ इसलिए बताई जा रही हूँ, बार बार इन्हीं टॉपिक को बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जर्नलाइजेशन नहीं हो रही है, एग्जिस्टेंस थ्योरी का यूज़ नहीं कर रही है, इन डेप्थ में जाकर कर रही है। जब ये वर्ड आपको आपके माइंड में सेट हो जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको वो कंसेप्ट नहीं भूलेंगे जो मैंने 8 पॉइंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच में बाइफरगेट किया था, डिफ्रेंशिएट करके बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका फिक्स्ड रिसर्च। फिक्स्ड रिसर्च क्या होती है, ऐसी रिसर्च, इसको वही एज इट इज़ आ जाएगी। ऐसी रिसर्च होती है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, स्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है, साइंटिफिक रिसर्च होती है, ठीक है। फिक्स जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ रहने वाली है। एज इट इज़ क्या थी, हमारी डिस्क्रिप्टिव वाली थी ना, जिसके अंदर हम क्वांटिटेटिव का पार्ट था। तो यही कह रहे हैं वाई द फिक्स, बिकॉज द प्री डिफाइंड, प्री प्लान एंड नो फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर आपको, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल रिसर्च। फ्लेक्सिबल रिसर्च का मतलब क्या है, ऐसी रिसर्च जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जिसके अंदर आपकी चेंज पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो आपकी क्वालिटेटिव है। स्पायरल है, स्पायरल ऐसे होता है कि जैसे आपने बेस लेवल से स्टार्ट किया, जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अकॉर्डिंग टू देयर इन्फॉर्मेशन आप अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेप डिसाइड कर रहे हो। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास क्या है, इन्फॉर्मेशन भी है, प्रिस्क्राइब पाथ भी है, आप सिस्टमेटिक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो क्या है वो फिक्स्ड है। अगर आप प्रिस्क्राइब पाथ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्पायरल तरह से है, अनस्ट्रक्चर्ड है, तो वो फ्लेक्सिबल है,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग ऑफ डाटा टेक अ नेक्स्ट स्टेप, आप उसके अकॉर्डिंग, डाटा के अकॉर्डिंग ही आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है मिक्स्ड रिसर्च। मिक्स्ड रिसर्च क्या होती है, जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा ट्रायंगुलेशन है ये, नहीं बच्चे, ट्रायंगुलेशन क्या होता है, एक तरह से मेथड है ये। ट्रायंगुलेशन आपका मिक्स्ड रिसर्च का मेथड है, ट्रायंगुलेशन मेथड है। मिक्स रिसर्च रिसर्च है जहाँ पर आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा का यूज़ करते हो। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, जब आप क्या करते हो, किसी रिजल्ट को, किसी भी डाटा को एज इट इज़ शो करते हो, सुपरफिशियल फॉर्म में आप दिखा देते हो एज इट इज़, मतलब कि ज़्यादा उसके अंदर नहीं जाते हो, ठीक है। क्वालिटेटिव में आप किसका आंसर देते हो, वाई का आंसर देते हो। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है हाउ मच इन पॉवर्टी इन इंडिया, कितनी भारत के अंदर गरीबी है, ठीक है। आपने दे दिया परसेंटेज के फॉर्म में आंसर। अब आप जब ये दोगे क्यों गरीबी है, तो आप क्या करोगे, क्वालिटेटिव का यूज़ कर रहे हो, समझ पा रहे हो। तो जो आपका ट्रायंगुलेशन क्या है, मेथड है। इस ट्रायंगुलेशन क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं कि जो डाटा हमने लिया है वही डाटा क्या ये ठीक है या नहीं है। क्योंकि डाटा आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, क्वांटिटेटिव में भी ले सकते हो, क्वालिटेटिव के अंदर भी ले सकते हो। मान लीजिए क्लास के अंदर मैंने आपको बोला रेटिंग करो, ठीक है, क्लास कैसी चल रही है, क्या क्लास आपको कैसी लगी। या फिर मान लीजिए ये बोतल मैं लेके आई, ठीक है, मार्केट से। ये बोतल लेके आने के लिए मैंने आपसे पूछा कि ये आपको क्यों पसंद आई, ठीक है। आपने इस बोतल को क्या किया, रेट किया। तो जब आपने इस चीज़ को आपने रेट किया, स्टार्स के अंदर रेट किया, तो जब आपने रेट करने के बाद मान ली किसी ने 2 दे दिया, किसी ने 1 दे दिया, किसी ने 3 दे दिया, किसी ने 4, किसी ने 5, मुझे इसी की वेरिफिकेशन करने लग जाऊं कि किसी ने ऐसा क्यों किया, वाई, आपने 5 क्यों दिया, वाई, आपने 4 क्यों दिया। इसी चीज़ को जब मैं वेरिफिकेशन करूं, इसको मैं आपको डिटेल में कहूं कि आप डिटेल में बताइए कि इस बोतल के अंदर आपको क्या फीचर ऐसी नज़र आई जो आपने इसको ख़रीदा, जो आपने इसको इस तरह से रेट दी। जब आप इसकी डिटेल में आप इसको इन्फॉर्मेशन दोगे, आप इस चीज़ को इसके साथ क्या करोगे, मैच करोगे। अगर वो मैचिंग आपकी प्रॉपरली मैच हो रही है, दैट मीन्स आपका वेरीफाइड हो रहा है। वेरीफाइड को हम क्या कहेंगे, ट्रायंगुलेशन इज डाटा, मतलब कि डाटा को वेरीफाई किया जा रहा है। तो ट्रायंगुलेशन एक तरह से मेथड है जिसकी हेल्प से आप क्या कर रहे हो, अपनी डाटा को वेरीफाई कर रहे हो, ठीक है जी। अब आ जाता है इंडक्टिव रिसर्च एंड डिडक्टिव रिसर्च। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि इंडक्टिव रिसर्च क्या होता है, डिडक्टिव रिसर्च क्या होता है। इंडक्टिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जब आप क्या करते हो, इन डेप्थ में किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हो, मतलब कि उसके बारे में आपको पहले कोई नॉलेज नहीं होती, उसका जो है 0 लेवल से आप क्या करते हो, उसको स्टार्ट करते हो। मीन्स कि बॉटम से स्टार्ट कर रहे हो, किसी चीज़ को बॉटम से स्टार्ट करो, और बॉटम से स्टार्ट करते 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 आप ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हो जब आपको फुल ऑफ नॉलेज हो जाती है, और जिसके बेस पर आप क्या करते हो, थ्योरी को बना देते हो। आपको पॉइंट्स लर्न नहीं करने, जो मैं लिखे हुए पॉइंट्स लर्न नहीं करने, ये जो स्टोरी सुना रही हूँ ना, ये स्टोरी आपको समझनी है, ठीक है। इन डेप्थ का मतलब क्या है, नॉर्मल सी बात है। अब देखो किसी चीज़ के, जैसे किसी को टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो उस टेक्नोलॉजी को जानने के लिए आप क्या करते हो, बेस लेवल से शुरू करते हो, ठीक है। तो इन डेप्थ क्या होती है, आपकी क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, ये आपकी क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है। क्वालिटेटिव में क्या होता है, इसके अंदर आपको पहले कोई नॉलेज नहीं होती, तो स्टार्ट किससे करते हो, आप बिल्कुल बॉटम से करते हो, 0 लेवल से करते हो, और 0 लेवल से करते करते आप टॉप लेवल तक पहुंच जाते हो, अप लेवल तक पहुंच जाते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हो, आप एक एक छोटे छोटे केसेस को समझते हो। जब ये छोटे छोटे केसेस सारे समझ में आने लग जाएंगे ना, तो आप क्या करोगे, इनकी क्या कर दोगे, इनका ग्रुप बना दोगे। ग्रुप बनाने का मतलब कि फिर आप इसको जनरलाइजेशन पॉइंट पर पहुंच जाते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, पर्टिकुलर से जर्नल की ओर पहुंचते हैं, किसमें, इंडक्टिव सीरीज के अंदर। आपने एक पॉइंट देखा होगा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच में, जब मैंने डिफरेंस करवाया था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, DGP। सभी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि मैम ये क्या है, ये क्या है, मैंने बोला रुको। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, IPG। अब हम इंडक्टिव पढ़ रहे हैं तो आपको पता लग गया होगा, पर्टिकुलर को
पार्टिकुलर से लेकर आप किसकी ओर बढ़ रहे हैं, जनरल की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यही बात मैं अभी आपको यहाँ पे समझा रही हूँ इंडक्टिव और डिडक्टिव के अंदर, कि जब भी आप क्या करते हो, इंडक्टिव रिसर्च करते हो, तो आप छोटी छोटी केसेस को लेकर चलते हो। जब छोटे छोटे केसेस को आप पूरा समझ में आने लग जाता है तो आप उसको पूरे बड़े पैटर्न के ऊपर फॉलो करते हैं, क्योंकि इनके थ्रू आपको एक पैटर्न मिल जाता है कि ये पैटर्न मैं आपको ये मैं पैटर्न फॉलो कर रही हूँ। जब ये पैटर्न बन जाता है तो आप इसको जनरल एक थ्योरी बन जाती है जो प्रॉपरली आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है IPG का कंसेप्ट आपके पास ऊपर फॉलो हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, वही एग्जाम्पल है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव का एग्जाम्पल बिल्कुल बेस्ट मुझे लग रहा है क्वालिटेटिव का। ठीक है, क्वालिटेटिव का एग्जाम्पल मुझे बेस्ट लग रहा है ये, कहीं ना कहीं। एक सेकेंड, ठीक है, कि देखो हेल्थ इशू के बारे में मुझे प्रॉब्लम देखनी है इस विलेज के अंदर, XYZ कोई विलेज मान लीजिए। ठीक है, मैंने क्या किया, एक एक पेशेंट से मिली मैं, ठीक है, एक एक व्यक्ति से मिली, सबके मैंने व्यूज़ देखे, सबके मैंने जो भी उन्होंने पॉइंट्स बताए मैंने सब नोट कर लिए। ठीक है, देन मैं उसके बाद सेकंड पेशेंट के पास पूछी, फर्स्ट पेशेंट के पास मैंने पहुंचा पहले, सबसे पहले, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे क्या बन गया, एक पैटर्न बन गया। पैटर्न बनने के बाद मैंने सभी थ्योरीज को, सभी पैटर्न को बेस मानते हुए एक थ्योरी को बना दिया। ठीक है, क्योंकि जो सेम फीचर मुझे नज़र आई, इस थ्योरी के अंदर मैंने डाल दिया। दैट्स इट। नेक्स्ट है डिडक्टिव रिसर्च। डिडक्टिव रिसर्च का मतलब होता है जब आप क्या करते हो, सुपरफिशियल डाटा लेते हो। सुपरफिशियल का मतलब कि जब आप ऊपर से डाटा लेते हो। जब आप ऊपर से डाटा लेते हो, नॉर्मल सी बात है, आप इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं, इन डेप्थ का तो कोई चक्कर ही नहीं है ना। आप ऑलरेडी एग्जिस्टेंस थ्योरी का आप यूज़ करोगे। देखो क्वांटिटेटिव इसकी फीचर है, क्वांटिटेटिव का ये पार्ट है, तो क्वांटिटेटिव की जो भी अपने पॉइंट्स पढ़े थे वो वहाँ पर आएंगे ही आएंगे, बट आपको डिडक्टिव का मतलब समझना है। डिडक्टिव का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर देखो क्वांटिटेटिव थ्योरी थोड़ी बेस मान के चलेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रायर नॉलेज होती है। प्रायर नॉलेज होगी तो क्या होगी, यहाँ पर प्रूफ जो थ्योरी है उनका यूज़ करके, ये जो थ्योरी है उसका ही प्रयोग करके एक छोटे केस पर आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर वाटर इवेपोराइजेशन सबको पता है क्या होता है, कैसे होता है ना, सबको पता है वाटर इवेपोराइजेशन क्या होता है। आपने देखा कि वाटर हमारे पास क्या है, 3 स्टेजेस के अंदर है। एक हमारे पास गैस स्टेज के अंदर है, एक हमारे पास लिक्विड स्टेज के अंदर है, एक हमारे पास सॉलिड स्टेज के अंदर है। इवेपोराइजेशन का मतलब क्या है कि पानी को जब आप उबालते हो तो वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है ना। लिक्विड स्टेज में क्या होता है, पहले सॉलिड को देखते हैं, जब आप फ्रीज करते हो ये पानी जो क्या होता है, जम जाता है। अगर इसी पानी को हम क्या करते हैं, इस बर्फ़ को आइस की फॉर्म में रह जाता है, अगर इस आइस को हम बाहर निकाल देते हैं तो वो लिक्विड स्टेज में आ जाते हैं। तो हमने, आपको पता है ये कंसेप्ट ऑलरेडी, ये थ्योरी बनी हुई, ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हुआ है। अगर मैं इसको अप्लाई करके देखूँ, एक स्टेज पे मैंने अप्लाई करके देखा, तो क्या किया मैंने, टॉप से उठाया, अरे किसी एक पर्टिकुलर पे मैंने इसको अप्लाई किया, मीन्स कि एक जर्नल से उठाया, किसी एक पर्टिकुलर पे मैंने इसको अप्लाई किया। समझ पा रहे हैं? तो ये टॉप डाउन अप्रोच है, टॉप टू बॉटम भी बोल सकते हैं, टॉप डाउन अप्रोच भी बोल सकते हैं। डिडक्टिव के अंदर यही होता है कि आप जर्नल से लेकर पर्टिकुलर की ओर जाते हैं, मतलब कि एक थ्योरी से एक सिचुएशन की ओर जाते हैं, एक पर्टिकुलर सिचुएशन की ओर जाते हैं। ठीक है, नॉलेज ली और उस नॉलेज की हेल्प से हमने क्या किया, हाइपोथेसिस बना दी। ठीक है, तो ये कहते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच होती है, जो आपको पता है उसको एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया पर हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे एरिया को यूज़ कर एक पैटर्न बन जाता है, पैटर्न बनने के बाद हम इसको बड़े एरिया के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो फीचर हम आपकी क्वालिटेटिव की थी वही यहाँ पर क्वांटिटेटिव की रहने वाली है। सभी पॉइंट्स आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ पे DGP पढ़ना है और यहाँ पे IPG पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है एथनोग्राफिक। एथनोग्राफिक क्या होती है, वर्ड्स को हम सेपरेट करते हैं, एथनो और ग्राफिक। एथनो का मतलब होता है किसी के ग्रुप की स्टडी करना, किसी के वहाँ के रहने वाले लोगों के कल्चर के बारे में स्टडी करना। ठीक है, मतलब कि लोग कैसे बोल रहे हैं,
उनका बिलीव क्या है, लोगों का एटीट्यूड क्या है, लोगों का परसेप्शन क्या है किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, अगर क्या है कहने का मतलब वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में देखना। ठीक है, एथनोग्राफी क्या है, स्टडी ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल, वे ऑफ द लाइफ, कल्चर के बारे में, उसके बारे में स्टडी होना। ठीक है, और इस रिसर्च को करने के लिए रिसर्चर क्या करता है, उनके साथ रह भी सकता है, वो उनके साथ लिविंग टुगेदर द पॉपुलेशन के साथ रहकर भी वो क्या कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। अब नॉर्मल सी बात है, इन चीज़ों को आप नंबर्स के अंदर मेजर नहीं कर सकते, नॉट मेजर इन नंबर। इसे ये क्या है, क्वालिटी के अंदर है। अब जब ये क्वालिटी के अंदर था तो ये कौन सी रिसर्च है, क्वालिटेटिव है। अब आप इन लोगों के साथ रहकर कर रहे हो, नॉर्मल सी बात है, इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, 142 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है आपकी। अब अगर आप एक एक के साथ रहने लग जाओ तो नॉर्मल सी बात है कितने साल लग जाएंगे आप एक पर्टिकुलर रिसर्च को करने के लिए। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सैंपल साइज आपका हमेशा क्या होता है, क्वालिटेटिव के अंदर स्मॉल होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए जी, इसके अंदर जो मेथड है इस एथनोग्राफिक वाली स्टडी को करने के लिए, मतलब कि लोगों के कल्चर के बारे में स्टडी करने के लिए, लोगों के साथ रहकर स्टडी करने के लिए आपके पास मेथड है कि आप लोगों को ऑब्जर्व भी कर सकते हो। मतलब कि दूर बैठे हो, आपने देखा कि यहाँ के त्यौहार कैसे मनाया जाता है, तीज त्यौहार, होली जो भी है, दिवाली है, इनको कैसे मनाया जाता है। या फिर आप पर्सनली जाकर पर्सनल एक एक पर्सन से आप इंटरव्यू भी ले सकते हो कि हाँ बताइए इस टॉपिक के बारे में आपका क्या इरादा है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। समझ में आ रहा है। एक बढ़िया एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति था, वो पहाड़ों में जाकर पत्थर तोड़ने का उसको काम दिया गया था। तो तीन व्यक्ति है जो ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, वो एक व्यक्ति जो आया उसने उससे पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। इसने जब पहले व्यक्ति से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो इसने पता है क्या कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। पहले का रिस्पॉन्स ये रहा। दूसरे से पूछा इसने कि तुम क्या कर रहे हो, तो इसने कहा कि मुझे सेवा मिली है मंदिर के निर्माण के लिए, मुझे क्या किया गया है, इस पत्थर को तोड़ने की सेवा दी गई है। इसका रिस्पॉन्स इस तरीके से, इसकी विचारधारा इस तरह की, इसका एटीट्यूड इस तरीके से था। जब इसने तीसरे पर्सन से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या करने के लिए तुम पत्थर तोड़ रहे हो, तो इसने कहा कि मुझे नहीं पता किस लिए है, पर मुझे इस प्रति घंटा 200 रुपये मिलेंगे, मैं इस 200 रुपये के लिए काम कर रहा हूँ। तो सबकी परसेप्शन, पर्टिकुलर एटीट्यूड, सबका बिलीव अलग अलग होता है। इस बिलीव को समझने के लिए आप क्या करते हो, एथनोग्राफी। आपने पर्सनली आप उसको ऑब्जर्व भी कर रहे थे, आप उसने उसका इंटरव्यू भी ले लिया। ये हमेशा क्या होता है, नेचुरल सिटिंग में होता है, मतलब नेचुरली उस प्लेस पे जाने के बाद, फील्ड में जाने के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है केस स्टडी। ये टाइप है परंतु हमने यहाँ पे मिला ली है तो हम आपको बता देते हैं क्या होता है। केस स्टडी का मतलब क्या है, एक सिमिलर नेचर के केस को सुलझाने के लिए ऑलरेडी जो रिसर्च जो होती है उनका यूज़ कर देते हैं। मीन्स कि एक पर्टिकुलर केस को समझने के लिए, पर्टिकुलर केस को अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्या करते हो, इन डेप्थ में स्टडी करते हो। इन डेप्थ में स्टडी करते हो उन पर्सन्स का, उन ग्रुप्स का, उन इवेंट्स का, जिसकी वजह से आपका जो मिला हुआ अब केस है वो आप क्या कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, इसमें हमेशा क्या होता है, रियल लाइफ केसेस होते हैं। टू डू इन डेप्थ स्टडी आप क्या करते हो, इन डेप्थ में स्टडी करते हो और सिमिलर केस की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन डेप्थ आ गया, सिमिलर केस आ गया, रियल लाइफ की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्वालिटेटिव की बात की जा रही है। समझ में आ रहा है। बस यही पॉइंट्स है जो आपको, की पॉइंट्स है जो आपको समझने हैं। नेक्स्ट आते हैं फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी का मतलब क्या है, किसी सिचुएशन की स्टडी करना, किसी सिचुएशन के बारे में रिसर्च करना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इनको दोनों वर्ड्स को अलग अलग कर दो, फिनोमिनो एंड लॉजी। लॉजी का तो मतलब पता है स्टडी, एंड फिनोमिना का मतलब होता है सिचुएशन। मतलब कि एक उन व्यक्तियों से मिलना जिन्होंने उस सिचुएशन को क्या किया हो, फेस किया हो, जिन्होंने उस सिचुएशन को क्या किया हो, जिया हो। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे कोविड पेशेंट्स का है।
कोविड के दौरान उन पेशेंट से मुलाकात करना जो कोविड से ग्रस्त थे, उनसे पूछना कि आपको किस तरीके का महसूस हो रहा था, आपको क्या ऐसा लग रहा था, ठीक है। वो अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताएंगे, ठीक है। आपने क्या किया, लोगों के एक्सपीरियंसेस को स्टडी किया है। यहाँ पर क्या किया है, लोगों के एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना, उस सिचुएशन की स्टडी करना, उसे हम कहेंगे फिनोमिनोलॉजी। यहाँ पे यही 2 पॉइंट है, आप किसी के पर्सन के एक्सपीरियंस या फिर किसी के सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उसे हम फिनोमिनोलॉजी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप भी एक मेथड है, जैसे केस स्टडी का मेथड है। फोकस ग्रुप में क्या होता है, इसके अंदर हम मेन पॉइंट क्या है, इसके अंदर हम एक्सपर्ट पर्सन को लेते हैं। एक्सपर्ट पर्सन को लेते हैं जिनको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होते हैं जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं। फिर क्या करते हैं, उन एक्सपर्ट्स से हम इंटरव्यू लेते हैं, उनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो क्वेश्चन ऐसे कैसे हुआ, अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा से क्रिएट हुई तो हम क्या करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे फिर दोबारा से कोविड का आएगा। कोविड का एग्जाम्पल मेरे को लग रहा है बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि देखो यहाँ पे लोगों के सिचुएशन को हमने मेजर किया, यहाँ पे लोगों के एक्सपीरियंसेस को हमने फेस आउट किया कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस है जो उनको हुए थे। और फोकस ग्रुप में क्या होता है, जो डॉक्टर्स हैं उनको नॉलेज होगी कोविड की, तभी तो उन्होंने क्या किया, वैक्सीन को फाउंड कर दिया, वैक्सीन को बनाया था उन्होंने, है ना। तो वैक्सीन कैसे बनी, उन्होंने उनको प्रायर नॉलेज थी डॉक्टर्स की, जो भी केमिकल्स बना उन्हों के जो भी बनता है, मतलब कि जो भी आपको रिसर्च कर रहे हो। फोकस ग्रुप के अंदर क्या होता है कि आप एक्सपर्ट्स को लेंगे जिनको उनकी नॉलेज होगी, आपके टॉपिक के रिगार्डिंग नॉलेज होगी, ठीक है। और यहाँ पर आप इन डेप्थ स्टडी करते हैं, इन डेप्थ आप इंटरव्यू लेते हैं, हर एक चीज़ आप बिल्कुल गहराई से जानते हैं, ठीक है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता, अगर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, तो सब चीज़ का आंसर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो वर्ड से ही डिफाइन है, फोकस मीन्स कि जब किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आपकी कमांड होती है, ठीक है। एक्सपर्ट, नॉलेज एबल पर्सन। ग्रुप का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्रुप। नंबर ऑफ ग्रुप कितने होंगे, 6 से 8 पर्सन का ग्रुप होगा। यही क्या करेंगे, आपकी रिसर्च में हेल्प करेंगे, ठीक है। वाई इट इज़ टू बी सेलेक्ट, क्यों फोकस ग्रुप को एज ए मेथड को सेलेक्ट किया गया है, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ द नॉलेज एंड द स्मॉल नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स गिविंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, कोविड के बारे में पहले इतनी इन्फॉर्मेशन, अभी भी मोस्ट ऑफ नॉर्मल सी बात है, अगर नॉर्मल पर्सन से पूछा जाए कि वैक्सीन कैसे बनी है तो आप उसको फॉर्मूले को नहीं बता पाएंगे, तो आपको उसके लिए पर्टिकुलर एक्सपर्ट पर्सन को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि स्मॉल नंबर ऑफ द इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, वो लोगों को इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है, लोग इसके लिए अवेयर तो हैं कि कैसे इससे बचा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, कंसर्न विद डॉक्टर, डॉक्टर से कंसर्न करना पड़ेगा आपको अगर इसके ऊपर रिसर्च करनी है तो, ठीक है। नरेटिव रिसर्च के बारे में बात करते हैं। नरेटिव रिसर्च क्या होते हैं, लाइफ स्टोरी ऑफ पीपल। अभी आप कहेंगे कि मैम अभी तो आपने लाइफ स्टोरी बताया, फिनोमिनोलॉजी के अंदर, फिनोमिनोलॉजी के अंदर हमने किसके बारे में स्टडी किया, सिचुएशन, राइट। तो हमने किसको पढ़ा, सिचुएशन को पढ़ा, हमने एक्सपीरियंसेस को पढ़ा कि लोगों ने क्या एक्सपीरियंसेस किया, पर्टिकुलर एरिया को ही हमने डिफाइन किया है, उनकी पूरी लाइफ को नहीं स्टडी किया। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ को स्टडी करते हैं, उसके पर्टिकुलर पर्सन के पूरे जीवन के बारे में आप रिसर्च करते हैं तो उसे हम नरेटिव कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर क्रिमिनल है, आप 2 व्यक्तियों से मिले, एक क्रिमिनल व्यक्ति से मिले और एक नॉर्मल व्यक्ति से मिले हो, ठीक है। तो क्रिमिनल व्यक्ति का किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इरादा है कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग मिलेगा, तो दोनों के पर्सपेक्टिव्स को समझना, दोनों के एटीट्यूड, बिलीव, परसेप्शंस, इनके बारे में, वैल्यूज़ के बारे में देखना, वो आपका आएगा नरेटिव। नरेटिव और उसके फिनोमिनोलॉजी के अंदर यही डिफरेंस है। फिनोमिनोलॉजी में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस के बारे में आप रिसर्च करते हैं, बट नरेटिव में क्या करते हैं, पूरी होल लाइफ क्या करते हैं, उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस किए जाते हैं, उनकी लाइफ के बारे में रिसर्च किए जाते हैं, ठीक है। क्या वो समझते हैं, उनकी परसेप्शन लेवल क्या है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, ये आपकी रियल लाइफ स्टोरी भी हो सकती है, ऑटोबायोग्राफी स्टोरी भी हो सकती है, मतलब खुद बना भी सकते हैं इसके अंदर लोग। नेक्स्ट आ जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च, मतलब जो भी आपके पास ये डाटा होंगे,
अब यहाँ पर देखो हिस्टोरिकल रिसर्च के ऊपर आ गए हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्स जो पास्ट के डाटा के ऊपर होंगे। अब मैं ये बोल रही हूँ पास्ट के डाटा के ऊपर है तो नॉर्मल सी बात है, उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि पास्ट का डाटा है, आप एज इट इज़ यूज़ करोगे। पास्ट का डाटा है, नॉर्मल सी बात है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि आप आज़ादी की लड़ाई के बारे में अगर बात की जाए, या फिर किसी और 1971 की लड़ाई के बारे में बात की जाए, 1949 की लड़ाई के बारे में बात की जाए, 1947 की लड़ाई के बारे में बात की जाए, तो वो क्या होगा, आपके पास जो डाटा होगा उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे, कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा। तो अब जो डाटा है मोस्टली इसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी डाटा ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो किसी भी न्यूज़पेपर से, इंटरनेट से, मैगजीन से, या फिर कोई भी अदर सोर्सेज, जिसके अंदर क्या है आप खुद उन व्यक्तियों से मिल नहीं सकते जो उस सिचुएशन में थे। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जब आप खुद जाकर फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करते हो। क्या करते हो? फर्स्ट हैंड डाटा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति बचा हुआ है, 1947 का व्यक्ति अगर बचा हुआ है, या फिर 1971 वाली लड़ाई का कोई व्यक्ति बचा हुआ है, आप उनसे स्पेशली मिलकर अगर आप इंटरव्यू लेंगे तो वो डाटा क्या होगा, प्राइमरी डाटा होगा। वैसे मोस्टली क्या होता है, आप सेकेंडरी डाटा का यूज़ करते हैं। अगर सेकेंडरी डाटा है तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर आपको 3 स्टेप फॉलो किए जाते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर, कि इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करते हो, डाटा को कलेक्ट करते हो। डाटा को कलेक्ट करने के बाद आप क्रिटिसिज्म करते हो। क्रिटिसिज्म दैट मीन्स आप आलोचना करते हो। इंटरनल क्रिटिसिज्म होता है आपका, एक एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिसिज्म करते क्यों हैं? वेरिफिकेशन करने के, कि जो भी आपने सोर्स को सेलेक्ट किया है, सोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, इंटरनेट हो गया, मैगजीन हो गया, ये आपके सोर्स हैं। जिस भी सोर्स से आपने डाटा कलेक्ट किया है, क्या वो सोर्स ठीक है, वो तो आ जाएगा एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। और जो उस सोर्स से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, वो इंफॉर्मेशन क्या है, इंटरनली इंफॉर्मेशन है। इंटरनल इंफॉर्मेशन, इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या होता है, जब आप अंदर की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको चेक करते हो कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी 1947 के बारे में, क्या वो ठीक है, जैसे पिछले लोग बोल रहे हैं, जैसा लोगों का मानना है, क्या वो उसके अकॉर्डिंग है, वो होगा इंटरनल क्रिटिसिज्म। उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रेजेंट कर देंगे डाटा को एज अ रिपोर्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैंने इनको भी एक्सप्लेन किया हुआ है। क्रिटिसिज्म ऑफ अ डाटा का मतलब क्या है, चेक द डाटा इट इज़ करेक्ट और द नोट, कि डाटा को चेक किया जा रहा है कि वो करेक्ट है या नहीं है, उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ऑलवेज डू द सेकेंडरी डाटा ड्यू टू इट्स नोट मोर द रिलायबल, क्योंकि ये चेकिंग क्यों की जाती है, सेकेंडरी डाटा के ऊपर क्यों की जाती है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो प्राइमरी डाटा होता है वो आपका क्या होता है, फर्स्ट हैंड डाटा होता है। फर्स्ट हैंड डाटा जो होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है, वो बहुत अच्छा डाटा होता है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि जो भी आपने देखा वो आपने नोट किया, वो बात की जा रही है, क्योंकि आप उसके अंदर पर्सनली इन्वॉल्व होते हो उस डाटा को कलेक्ट करते टाइम। बट सेकेंडरी डाटा के अंदर क्या होती है, रिलायबिलिटी नहीं होती है। तो रिलायबिलिटी नहीं होगी तो नॉर्मल सी बात है, उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, चेकिंग करनी पड़ेगी। तो क्रिटिसिज्म आप 2 तरीके से करेंगे, इंटरनल क्रिटिसिज्म करेंगे, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म करेंगे। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या होता है, जब आप सोर्स ऑफ डाटा के बारे में देखते हैं कि वो ऑथेंटिक है, जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है। अगर बात की जाए इंटरनल क्रिटिसिज्म की, तो उसमें देखा जाता है जो डाटा है वो एक्यूरेट है, मीनिंगफुल है, वो जो भी आपको डाटा मिला है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, उसको चेक किया जाएगा कि वो ठीक है या नहीं है, वो ट्रू है या नहीं है, उसकी बात की जा रही है। एग्जाम्पल यहाँ पर कोविड-19 का लिखा हुआ है मैंने, सेंसेशन हमने डन किया है, ठीक है। हमने डाटा कलेक्ट किया इंटरनेट से, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, ठीक है। अब मैंने बताया कि कितने % लोग इससे सफ़र हुए हैं, वो जो परसेंटेज का डाटा होगा, मान लीजिए कि हर एक 1000 व्यक्ति में से 800 व्यक्ति हैं जो मोस्टली सफ़र हुए हैं। मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल एक्चुअल में, बट हाँ हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो ये जो डाटा लिखा है, क्या ये सही है या नहीं है, वो आप क्या हो जाएगी, इंटरनल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ग्राउंडेड रिसर्च। ग्राउंडेड रिसर्च मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टेंस थ्योरी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल
फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं और जब तक डाटा कलेक्ट करते रहते जब तक हम सैचुरेटरी पॉइंट पर नहीं आते। कहने का मतलब उस लेवल पे नहीं आते, सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं आते, पीक लेवल पे नहीं आते, जब तक हमें ये नहीं लगता कि हाँ अब सफिशेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब जब भी कोई रिसर्च स्टार्ट की जाएगी वो स्टार्टिंग से स्टार्ट की जाएगी और इस लेवल तक, ये जो लेवल है ना, यहाँ तक डाटा कलेक्ट किया जाएगा जब तक आप उस पर संतुष्ट नहीं होगे कि हाँ ये डाटा सफिशेंट है या नहीं। ठीक है, ये जो ग्लेशियर ने दिया था, ग्लेशियर एंड स्ट्रेसर्स ने, ये कह रहे हैं कि स्टार्ट रिसर्च फ्रॉम द बेस से स्टार्ट होगा। इफ ऑलरेडी थ्योरी इज एग्जिस्ट देन इट इज़ नॉट यूज इट। अगर ऑलरेडी थ्योरी है भी उसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, रिसर्चर सेल्फ डेवलप द थ्योरी। रिसर्चर क्या करेगा, खुद उस थ्योरी को डेवलप करेगा। नॉर्मल सी बात है, इन डेप्थ हो रही है, इन डेप्थ स्टडी हो रही है, डाटा खुद कलेक्ट किया जा रहा है। डाटा कलेक्ट अप टू द एट द लेवल ऑफ द थ्योरेटिकल सैचुरेशन। थ्योरेटिकल सैचुरेशन तक वो क्या किया जाएगा, डाटा कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसको करने से पहले हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ओके एक सेकेंड, एक रिसर्च हमारी रहती है, इस रिसर्च को करने से पहले मुझे वो लग रहा है मुझे वो करवानी चाहिए। यस, अच्छा यही है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, राइट। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को समझते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है, जिसको हम काफ़ी सारे नामों से जानते हैं, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च, पायलट रिसर्च एंड फिजिबिलिटी रिसर्च। इनको इतने नामों से क्यों जाना जाता है? एक्सप्लोर का मतलब क्या है, किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हो, खोज रहे हो आप। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया आप क्या कर रहे हैं, +2 आपने कर ली है। ठीक है, +2 के बाद आप क्या करें, मान लीजिए आप घर में सबसे बड़े हैं। ठीक है, और सबसे बड़े हैं तो नॉर्मल सी बात है, और घर में भी कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, एजुकेटेड पर्सन नहीं है, और फैमिली में भी इतना कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है। तो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी कि मुझे अब क्या करना चाहिए। क्या मैं, अगर आप पहले तो बात है 10th में कन्फ्यूज़न हुई होगी कि आपको मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट लेना है। अगर आपने कॉमर्स सेलेक्ट भी कर ली तो उसके बाद आपके दिमाग में क्या आएगा कि क्या मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जाऊँ, कंपटीशन में जाऊं, या फिर मैं 3 ईयर डिग्री के अंदर एनरोल कर दूं, या मैं CA का एग्ज़ाम दे दूं फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद, या फिर CFA का एग्ज़ाम करूं, या फिर CS करूं, मैं क्या करूं। जब आप इन चीज़ों के बारे में खोजते हो ना कि किस में क्या स्कोप है, मेरे लिए क्या बेटर है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँ, इन सभी चीज़ों का जब आप आंसर खोज लेते हो ना, इन सभी चीज़ों का आंसर आपने ढूंढ लिया तो क्या है वो एक्सप्लोर किया, आपकी रिसर्च कंप्लीट होगी। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होती है, आपके लिए वो टॉपिक जो है ना न्यू होता है, आपको उसके ऊपर कोई नॉलेज नहीं होती, नॉट नो मच। तो इसलिए कहा जाता है जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है उसके अंदर आपको कोई भी पास्ट डाटा नहीं होता है, अगर होगा तो थोड़ा बहुत होगा आपको रेफरेंस देने के लिए। ठीक है, इसलिए आप क्या करते हो, इन डेप्थ में इसकी स्टडी करते हो। जब भी आप कोई चीज़ इन डेप्थ में स्टडी करते हो वो कौन सी रिसर्च होती है, आपकी क्वालिटेटिव होती है। दैट्स इट, पॉइंट समझ में आ रहा है। मतलब एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, एग्जाम्पल आपके दिमाग में ऐसे फिट होने चाहिए कि आपको बिल्कुल ऐसे समझ में आए। नेक्स्ट आ जाता है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, डायग्नोज करना। और सॉल्यूशन जो निकाल रहे हो उसको सॉल्यूशन निकालने से पहले आप ये देखते हो कि वो प्रॉब्लम है वो कितनी बार आपके सामने आई है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके, अगर एक सेकेंड, आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, डॉक्टर के पास जाने के बाद आपने बताया कि डॉक्टर साहब मेरे जो स्टमक में है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो डॉक्टर क्या करेगा, आपसे पहले पूछेगा, पास्ट में जाएगा, पास्ट में क्या पूछेगा कि आपने कल रात क्या खाया था। तो आप बताएंगे कि सर मैंने राइस खाए थे, मैंने दही पी थी, ठीक है, कर्ड पिया था, और जो भी आपने खाया था वो आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो डॉक्टर आपके खाने पीने के हिसाब से वो एक्सप्लेन बता देगा, आपको सॉल्यूशन बताएगा कि आपको इन कारण से क्या हुई है, प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। फिर डॉक्टर ये भी चेक करेगा कि आप हर महीने या फिर हर तीसरे महीने आप आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब फिर पेट में दर्द हो गया। तो फ्रीक्वेंसी को मेज़र करना, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना डायग्नोस्टिक बोला जाता है।
ठीक है। डिटरमाइन द रूट काज, जब आप रूट को पकड़ लेते हो, मेन कारण को पकड़ लेते हो, तो उसको बोला जाता है डायग्नोज। फिर आप एक सुटेबल और मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन को निकाल कर सामने रख देते हो, ठीक है। एक सेकेंड, राइट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये आगे भी पढ़ेंगे हम हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस होती है आपकी टेंटेटिव एजम्पशंस, जो आप नॉर्मली एज्यूम करके चलते हो कि ऐसा कुछ होगा, जब जब काले बादल होंगे, पानी वर्षा क्या होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, दो वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या देखते हैं आप, रिलेशन देखते हैं, ठीक है जी। चलिए यहाँ पर ये हो गया कंप्लीट, एंड अभी हमारे तीन रिसर्च हो रहती है, देन हमारी पूरी 30 की 30 रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। ग्राउंडेड रिसर्च होगी, एक्सप्लोरेटरी हो गई है, जो आपको वाई का आंसर दे, ठीक है। एक्सप्लोर करके आप किसी चीज़ को छानबीन कर रहे हैं, +2 का एग्जाम्पल लिया था मैंने, इसी तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है। डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस घट रहा है तो क्यों बढ़ रही है, वो सभी चीज़ों का आंसर दिया जाता है, ठीक है। एनालिटिकल रिसर्च क्या होती है, एनालिटिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है जब क्या करते हैं आप, डाटा जो आपने कलेक्ट किया उसे प्रैक्टिकली क्या कर देते हो आप, अप्लाई कर देते हो, वाई का आंसर दे देते हो। कि जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था डिस्क्रिप्टिव के अंदर कि टोटल आपके डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमने क्या एग्जांपल लिया था कि पॉवर्टी जो अपनी बढ़ रही है, मिक्स्ड इकोनॉमिक में लिया था, सॉरी मिक्स्ड रिसर्च के अंदर लिया था इकोनॉमिक्स ने। इकोनॉमिक्स का सिलेबस करवा के इकोनॉमिक्स मुँह पे आ गए हैं, स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस करवा के मोस्ट ऑफ हमने सिलेबस करवाए हैं। तो यहाँ पे देखो मिक्स इकोनॉमिक के हमने देखा था कि जो हमारे इंडिया के अंदर पॉवर्टी है, ठीक है जी, परसेंटेज बता दी इतनी है, अगर उसका आंसर वाई के अंदर दे, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाले, तो वो आ जाएगा क्वांटिटेटिव में एनालिटिकल, प्रॉपर एनालिसिस करके बताएगा क्यों पॉवर्टी है, उस क्यों का आंसर हम सॉल्व करके उस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं और उस पॉवर्टी को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नो न्यू डाटा इज कलेक्टेड, यूज ऑलवेज प्रेजेंट एंड अवेलेबल डाटा। हमेशा एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर के अंदर कि जब आप कोई नया डाटा यूज ही नहीं करते, प्रीवियस ईयर और प्रेजेंट डाटा को ही आप यूज़ करते हैं, अवेलेबल डाटा को यूज़ करते हैं, तो उस रिसर्च को क्या कहेंगे हम, एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। गिव द आंसर ऑफ वाई एंड हाउ, ठीक है। यहाँ पे यही कीवर्ड है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब आ जाती है इंक्रीमेंटल रिसर्च। इंक्रीमेंटल रिसर्च क्या होता है, इंक्रीमेंट देखो वर्ड से शब्दों को समझा करो भाई। इंक्रीमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो या फिर आप इम्प्रूव कर रहे हो, राइट। मान लीजिए आप क्लास में स्टूडेंट की इम्प्रूवमेंट्स इंक्रीज करना चाहते हो, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहते हो, तो कैसे रिसर्च होगी, इंक्रीमेंटल रिसर्च होगी, ठीक है। जैसे कि मीन्स की कहने का मतलब कि उनकी फीचर्स के अंदर आप कोई चीज़ और ऐड ऑन कर रहे हो, ठीक है, ऐड ऑन कर रहे हो, और जो भी उनकी लिमिटेशंस है उनको रिमूव किया जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है लिमिटेशन हटेगी तभी तो कोई फीचर आपके अंदर ऐड होगी, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल रिसर्च क्या होती है, इंक्रीमेंटल रिसर्च में क्या होता है कि एग्जिस्टिंग जो आइडियाज़ होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, टेक्नोलॉजी होती हैं, उनमें से वे सभी चीज़ें को रिमूव कर देना पड़ना होता है जो कि लिमिटेशन है, और वे सभी चीज़ें आप ऐड कर देंगे जो उसके लिए फीचर है, न्यू फीचर्स को ऐड करेंगे प्रीवियस थ्योरी के अंदर, प्रीवियस आइडियाज़ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं जो आपको समझ में नहीं चाहिए, कीवर्ड्स क्या हैं कि यहाँ पर आप इम्प्रूवमेंट करते हैं और इंक्रीज करते हैं, वर्ड्स से ही मैंने मैच आउट किया था। आपको ये नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको 9 रुपये पर PDF आपको मिल जाएगा पर लेसन के हिसाब से, ठीक है। आप हमें व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी एजुकेशन के लिए। आप 9 रुपये तो नॉर्मल सी बात है, हर कोई बच्चा स्पेंड कर देगा। सेकेंड लास्ट थ्योरी है, रिसर्च है, क्या कह रहे हैं कि सेकेंड लेवल रिसर्च क्या है, सेकेंड लेवल रिसर्च क्या कह रहे हैं, जब वो रिसर्च जिसको आप कहीं और पे भी अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब कोई ऐसी रिसर्च है, ऐसी थ्योरी है जो ऑलरेडी प्रूफ हो चुकी है, तो फिर आप क्या देखते हो, ऐसा न्यूली एरिया देखते हो, ऐसा न्यूली आप सिचुएशन देखते हो जहाँ पर ये जो थ्योरी है आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, उसे कहा जाएगा सेकंड लेवल रिसर्च। क्या कह रहे हैं,
फोकस, देखो सेकेंडरी रिसर्च भी कह सकते हैं, सेकेंड लेवल रिसर्च भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, नहीं कुछ अभी कुछ और कह दो, सेकेंडरी लेवल और सेकेंडरी रिसर्च ही कहेंगे इसको। चलो, फोकस ऑन द कंसर्न इज दैट एक्सप्लोरेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ थ्योरी टू न्यूली अमर्जिंग पर्टिकुलर एंड डोमेन, किसी ऐसे नए एरिया, किसी ऐसे पर्टिकुलर डोमेन के अंदर आप उसको यूज़ अप्लाई करने की बात की जा रही है, यूज़ करने की बात की जा रही है, ठीक है। एग्जिस्टेंस थ्योरी को न्यू एरिया पर अप्लाई करना, जो ऑलरेडी प्रूफ हो चुकी है उस एरिया से हटाकर आप कहीं और उसको अप्लाई कर रहे हो, नए एरिया पर अप्लाई कर रहे हो, वो भी आप, उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी लेवल रिसर्च कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपकी लास्ट सेकंड हमारे पास ये है, राइट, ये आपकी 29 आपकी थ्योरी रिसर्च है, देन उसके बाद 30 रिसर्च, देन हमारी पूरी रिसर्च हो जाएगी कंप्लीट। एक्स जेनेटिक रिसर्च क्या होती है? एक्स जेनेटिक का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन करना, किसी भी टेक्स्ट की, किसी भी स्पिरिचुअल की, या फिर आप किसी भी होली बुक की आप क्या कर रहे हो, आप एक्सप्लेन करते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। क्या कह रहे हैं? क्रिटिकली एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशंस ऑफ टेक्स्ट स्पेशली ऑफ स्क्रिप्चर एंड द होली बुक, जो भी आपकी धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनके ऊपर जब आप रिसर्च करते हो उसको हम एक्स जेनेटिक रिसर्च कहते हैं। ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंस में जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है उनके रिगार्डिंग, जो आपकी होली धार्मिक चीज़ों के रिगार्डिंग रिसर्च होती है उनकी। फिलोसफिकल रिसर्च क्या कहते हैं? जो फिलोसफर करते हैं, फिलोसफर यूज हिज इंट्यूशंस का मतलब होता है जो उनका मानना होता है। मुझे लग रहा है कि ऐसा हो रहा है तो इसके पक्का पीछे इसका ये कारण है, जो ये लग रहा है, हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, ये क्या होती है? इंट्यूशंस होती हैं। हर एक पर्सन के माइंड के अंदर होती है इंट्यूशंस। बट फिलोसफर्स के ये कहते हैं ना कि ज़्यादा फिलोसफी मत झाड़ मेरे सामने। वो क्या होता है कि ज़्यादा अपने भावनाओं को मत एक्सप्लेन कर, ठीक है। जब ये कहते हैं कि जब हम थ्योरेटिकल रिसर्च, इसे हम दूसरे नाम क्या बोला जाता है, थ्योरेटिकल रिसर्च से भी बोला जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर हम थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। एग्जिस्टिंग थ्योरी रीड एंड एक्सप्लेन हिज इंट्यूशंस एंड वर्ड। आप एग्जिस्टिंग थ्योरी को पढ़ते हैं और उनको हम एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, उनकी इंट्यूशंस को बताते हैं, उनको वर्ड के अंदर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो ये टाइप्स ऑफ रिसर्च है, पूरी हमने 30 रिसर्च को हमने डिस्कस किया, ये आपको सभी को समझ में आ गए होंगे, और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को बेस मानकर हमने इसको समझा है, ठीक है। ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। एक्सपोज फैक्टर में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको तो हम सिलेक्ट करते हैं, और एक्सपेरिमेंटल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, आपके स्ट्रीम के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आपके एमकॉम के हैं, बीकॉम के हैं, बीसी के हैं, एमबीए के हैं, बीए के हैं और एमसीए के हैं, बीएससी के हैं, सभी के क्वेश्चन पेपर आपको आपके ही चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन पेपर पर। सो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं, आपको ये सभी क्वेश्चन पेपर और फिर रिसेंट 2022 2023 नज़र आ रहे हैं आपको, ये सभी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी।